हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बासु एनसीईआरटी क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक को लेके आए हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशनल, वो अगले क्लास में। आज के लिए सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है। सपोज अगर देखिए दो बॉल को ले लेते हैं, ठीक है, एक बॉल ये एक बॉल ये, दो बॉल के ले लिए। अगर दोनों बॉल को, अगर पहला बॉल का मोमेंटम कुछ है, दूसरे बॉल का मोमेंटम कुछ है, तो इस तरीके से जब दोनों बॉल कोलाइड कर जाए या कोलिजन हो जाए तब उसमें मोमेंटम में क्या होगा, जो चेंजिंग आएगा। मोमेंटम में चेंजिंग आएगा तो फिर मोमेंटम का दोनों का सम क्या होगा, बराबर होगा या किसी का कम किसी का ज्यादा होगा, ये इसी को हम डिराइव करने वाले। तो देखिए क्या है इसमें डेरिवेशन, यही होगा कि मोमेंटम, जो मोमेंटम कोलिजन से पहले का दोनों का मोमेंटम बराबर होता है कोलिजन का बाद का मोमेंटम। जैसे देखिए सपोज ये एक बॉल है, ठीक है, ये एक बॉल है और एक सेकंड बॉल, इसका नाम देते हैं बॉल ए, ये बॉल बी। इसका मोमेंटम सपोज इस डायरेक्शन में कुछ भी, इसका मोमेंटम हम मान लेते हैं P1। मोमेंटम को क्या चीज से डिनोट किया जाता है, मोमेंटम का शॉर्ट फॉर्म क्या है, P से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब इस बॉल का मोमेंटम हम सपोज मान लेते हैं P2। ठीक है, इसका P1 इसका P1। अगर ये दोनों बॉल को कोलाइड कर दे, कोलाइड मतलब दोनों को टकरा दे, कोलिजन करा दे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, सपोज ये बॉल A और ये B, बॉल A ये B, अगर ये कोलाइड हो जाए, दोनों टकरा जाए, ये क्या है, कोलिजन। कोलिजन हो जाए तो इसमें क्या होगा, इसमें मोमेंटम में क्या होगा, चेंजिंग आएगा। जैसे कोलाइड कर दे तो या तो ऑब्जेक्ट आगे चल जाए, बी वाले ऑब्जेक्ट आगे चल जाए, या ए वाले ऑब्जेक्ट पीछे आ जाए। अगर ये सपोज किसी मोमेंटम से दोनों, इसका मोमेंटम P1 इसका मोमेंटम P2 है, अगर दोनों को कोलाइड कर दे, ये कोलिजन अगर हो तो क्या होगा, या तो कंडीशन क्या बनेगा, या तो ये बी आगे की ओर जाएगा, ठीक है, जिस स्पीड से है, इसका कुछ स्पीड है, भी मान लीजिए कुछ स्पीड होगा। अगर ये सपोज दोनों कोलाइड करेगा तो इसमें कुछ स्पीड से आगे चला जाएगा। और ये एक वाले बॉल क्या होगा, या तो ये ए वाला बॉल यहीं पे रुकेगा और या तो टकराने के बाद पीछे आ जाएगा, यही होगा ना, या तो यहीं पे रुक जाएगा या ये टकराने के बाद पीछे चला आएगा, यही कंडीशन आएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो टकराने के बाद, इसका सपोज मान लेते हैं टकराने के बाद क्या गया, जो ए का मोमेंटम है वो सपोज मान लीजिए P1 डैश हो जाए, क्या हो जाए, टकराने के बाद आफ्टर कोलिजन इस ऑब्जेक्ट का P2 डैश मोमेंटम हो जाए। मोमेंटम चेंज क्यों होगा, क्योंकि टकराने के बाद इसका स्पीड, सपोज इसका स्पीड कुछ था लेकिन टकराने के बाद स्पीड में चेंजिंग हो रहा है, या तो स्पीड हो रहा है या घट रहा है, या तो ये ऑब्जेक्ट रुकेगा या पीछे की ओर चला जाएगा। तो इस मोमेंटम में चेंजिंग हो रहा है ना, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज होगा तो मोमेंटम में भी चेंज होगा, क्योंकि हमको पता है जो मोमेंटम जो होता है क्या होता है, मोमेंटम जो होता है P = मास × वेलोसिटी, यही होता है ना। तो अगर इसमें वेलोसिटी में चेंजिंग आएगा तो जाहिर सी बात है मोमेंटम में चेंज होगा। तो कोलिजन के बाद मोमेंटम ये हो गया, तो ये बोलता है कि मोमेंटम, ये देखिए मोमेंटम P1 + P2 = P1 डैश + P2 डैश। ये यही करा है कि मोमेंटम को टकराने के बाद अगर दोनों मोमेंटम का सम किया जाए तो आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, मोमेंटम का सम दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, या जिसको बोलते हैं कंजर्व्ड होगा। कंजर्व्ड मतलब कि ना लॉस होगा ना क्रिएट होगा, तो क्या होगा, कंजर्व्ड। तो हम इसी को आज हम प्रूव करेंगे कि भाई P1 + P2 = P1 डैश + P2 डैश कैसे है। लॉ ऑफ मोमेंटम में क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि भाई टकराने से पहले का जो मोमेंटम होगा दोनों बॉल का, वो टकराने के बाद के मोमेंटम के दोनों का बराबर होगा। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहलाता है। तो इसी को हम डिराइव अप करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में, क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन,
कि किसी बॉल को अगर दोनों का मोमेंटम कोलिजन से पहले मान लिया x है तो कोलिजन के बाद भी उसका मोमेंटम दोनों का क्या होगा, सम x ही होगा। ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है। तो यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो इक्वेशन है। अब इसमें देखिए कि ये होता कैसे भाई, ये तो हम बोल दिए कि भाई ये ऐसे होता है, तो ये होता कैसे इसको डिराइव करके देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट समझते हैं कि इसको डेरिवेशन कैसे किया जाता है। समझ में आ रहा है, क्लीन करते हैं। चलिए तो देखिए क्या है, सबसे पहले इसमें देखिएगा कि इस ऑब्जेक्ट में देखिएगा अगर सपोज इस पे कोलिजन हो रहा है, ठीक है, कोलिजन होने में क्या होता है, ये ए इस पे फोर्स लगाएगा बी पे, अरे कोई दोनों बॉल अगर ऑब्जेक्ट टकराएगा तो क्या होगा, ए एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा। इतना समझ में आ रहा है। तो देखिए ए वाले फोर्स इस पे लगाया किस पे, बी पे, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। समझ रहा है कि फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए के कारण बी पे फोर्स कुछ रहा कि वो टकराएगा तो फोर्स ए वाले बी पे लगाएगा। उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट बी वाले ऑब्जेक्ट इस पे लगाएगा फोर्स, बी वाले ए पे भी लगाएगा। अरे ए जब बी पे लगाया तब बी भी ए पे लगाएगा। क्यों लगाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर है। अरे क्या ये न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोला था कि भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट को ये फोर्स लगाता है तो वो भी अपोजिट दूसरे पे फोर्स लगाता है, लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो बस वही है कि अगर ए बी पे फोर्स लगाया तो बी ए पे भी फोर्स लगाया, तो ये क्या लिख सकते हैं कि एफ फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। इतना समझ आ रहा। अब इसमें समझिए कि जो एफ है, ठीक है, जो यहां पे एफ किसके बराबर होगा, एफ इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एफ इज इक्वल टू आपको पता है क्या बताए थे, डेल्टा पी बाई डेल्टा टाइम। चलिए इसको समझते हैं क्या है। अरे फोर्स, इसी प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखें तो आप जरूर देखिए, मोमेंटम में हम बताएं कि क्या होता है। फोर्स इक्वल डेल्टा पी बाई डेल्टा टाइम, चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम ही फोर्स कहलाता है। अब जैसे देखिए इसको समझिए कि क्यों ऐसे कहलाता है। चलिए अब यहां देखिए कि क्या होता है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट पे डेल्टा टी टाइम लग रहा है। डेल्टा टी मतलब समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम। तो देखिए डेल्टा टी को हम समझते हैं क्या है कि जैसे अगर सपोज किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी ऑब्जेक्ट जैसे हम टेबल पे अगर हम पंच करते हैं या पुश करते हैं, ठीक है, तो जितने देर कांटेक्ट में हम रहेंगे या जितने देर हम टेबल पे कांटेक्ट में रहेंगे उतना ही देर कांटेक्ट में टेबल भी हम पे रहेगा। यही हुआ कि नहीं, एक्शन रिएक्शन पर यही ना बोलता है कि भाई जितने देर आप हमको टच रहोगे उतने देर टेबल हम पे भी टच होगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये बी और ए में जो कांटेक्ट होगा दोनों का समय इक्वल होगा कि नहीं होगा। अरे जितना देर ए बी पे कांटेक्ट रहेगा उतना देर बी ए पे भी कांटेक्ट रहेगा, तो इसीलिए दोनों का समय क्या होगा, यहाँ पे इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो ये डेल्टा टाइम क्या हो रहा है कि दोनों के लिए समय यहाँ पे सेम हो रहा है, क्योंकि दोनों जब तक कांटेक्ट में रहेगा तभी तो फोर्स उस पर लगेगा ना। अरे कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लग रहा है जी, मोमेंटम का चेंजिंग कब आ रहा है, अरे जब कोई ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है जिसके कारण फोर्स लग रहा है, फोर्स के कारण क्या मोमेंटम में चेंजिंग आ रहा है, यही तो होता है। तो मोमेंटम में चेंजिंग क्या हो रहा है कि जो पहले था P1, तो जब वहां पे फोर्स अप्लाइड हुआ T समय के लिए, डेल्टा T समय, बहुत छोटे समय के लिए किसी पे फोर्स अप्लाइड किया जा रहा है, तो मोमेंटम P1 से P1 डैश हो गया। और इसी तरह B ऑब्जेक्ट के लिए P2 था जो P2 डैश हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि छोटे समय के लिए उस पर क्या फोर्स अप्लाइड हुआ। जब फोर्स अप्लाइड हुआ तभी तो मोमेंटम में चेंज होगा, बिना फोर्स अप्लाइड मोमेंटम में कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फोर्स अप्लाइड हुई है क्योंकि बी ए पे भी फोर्स लग रहा है, ए बी पे भी लग रहा है, जिसके क्या है मोमेंटम में चेंज आ रहा है, जिसके कारण P1 P डैश हो गया, P2 P2 डैश हो गया। इतना बात समझ में आ रहा है। अब देखिए इस वाले साइन में जो ये F ड्यू टू बी ए, सॉरी ए फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए और फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब देखिए ये तो इधर वाले साइन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, इधर वाले साइन को हम क्या मान लेते हैं, इधर वाले साइन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। और ये ए वाले साइन को हम नेगेटिव मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, नेगेटिव मान लेते हैं।
समझ आ रहा? अरे एक्स वाई एक्सिस में क्या करता है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस क्या होता है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो इधर वाले साइन को पॉजिटिव लेता है जी, और इधर वाला साइन को क्या नेगेटिव लेता है। उसी तरह से ये इसी तरह से ना, ये एक्सिस मान लिए, ये एक्सिस मान लिए, इधर वाला साइन को पॉजिटिव ले लिए, इधर वाला साइन को नेगेटिव ले लिए। ठीक है, चलिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे। तो जो फोर्स यहाँ पे हुआ, जो फोर्स यहाँ पे क्या, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ये फोर्स बराबर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है। ठीक है, अब देखिए जो बॉल बी है, इस मोमेंटम का चेंज बॉल बी में हो रहा है। अरे फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, तो फोर्स जो लग रहा है ए के कारण बी पे, तो मोमेंटम में चेंजिंग बी पे ही होगा। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि डेल्टा P2, क्योंकि बी का मोमेंटम P2 था, अरे P2 में ही चेंजिंग हो ना, P2 से P1 डैश P2 डैश हो गया। बॉल बी का मोमेंटम P2 था, यहां से P2 डैश हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि जो ये फोर्स है, इसका जो फोर्स है, जो F इस पे जो बी बॉल पे जो फोर्स लगा, इस पे मोमेंटम में चेंजिंग क्या, मोमेंटम P2 में जो चेंजिंग आया होगा। अरे मोमेंटम डेल्टा P2 में जो चेंजिंग आया, ये बी के लिए हुआ। उसी तरह से बॉल ए पे देखिए, इसमें चेंजिंग क्या आ जाएगा, इसमें चेंजिंग आ जाएगा माइनस एफ। माइनस एफ क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस में, तो नेगेटिव एक्सिस में इसलिए फोर्स क्या माइनस एफ लिए। माइनस एफ इज इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा, अब इस मोमेंटम किस में चेंजिंग हो रहा है, चेंज इन मोमेंटम बाई टी तो होता ही है। तो मोमेंटम में चेंज क्यों हो रहा है, P1, क्योंकि वो फोर्स ए पर लग रहा है, तो ए पे फोर्स जब लगेगा तो मोमेंटम में जाहिर सी बात है चेंज होगा, P1 से P1 डैश हो गया। तो उसी तरह से डेल्टा P1 बाई डेल्टा टी, क्योंकि टाइम दोनों के लिए तो सेम है। अरे टाइम दोनों के लिए तो सेम है कि कांटेक्ट में दोनों सेम ही, चाहे जितना समय वो ए बी पे लगाएगा, बी ए पे भी लगाएगा। अब यहां से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो डेल्टा जो हम लिए एफ इज इक्वल टू एफ ऑन बी ड्यू टू ए, ये एफ के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। डायरेक्शन जब जाहिर सी बात है डिफरेंस होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। उसी तरह से एफ ऑन बी ड्यू टू फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ये माइनस एफ के कारण, क्योंकि ये नेगेटिव साइन के लिए है, नेगेटिव साइन में इसलिए माइनस एफ हो गया। इतना समझ आ रहा है। तो माइनस एफ को यहाँ पर माइनस एफ ए बी लिखिए, चाहे यहाँ पर माइनस लगाइए या नहीं लगाइए, उससे मतलब है, लेकिन यहाँ डिफाइन कर दीजिए, कोई फर्क नहीं होता। तो माइनस एफ इज इक्वल डेल्टा पी वाई बाई डेल्टा टी। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे 2 पॉइंट आता है। अब दोनों पॉइंट को सोल्व करते हैं। एक यहाँ देखिए क्या है, पहला यहाँ पे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सबसे पहले हम इसको सोल्व कर देते हैं, ठीक है, इसको हम सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस एफ इज इक्वल टू डेल्टा P1 बाई डेल्टा टी, यही है। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसी को लिखने के लिए चलिए नीचे ही सोल्व करते हैं। तो डेल्टा टी को मल्टीप्लाई में ला देते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा P1 इज इक्वल टू माइनस एफ डेल्टा टी। ये मल्टीप्लाई में ला दिए तो डेल्टा पी, ये सर इधर रखिए चाहे उधर लिखिए, कोई मतलब नहीं होता है। चलिए तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू माइनस एफ, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन, अभी कुछ किए नहीं है, बस इसी को अरेंज किए। समझ में आ रहा है ना। चलिए तो इसी के साथ अब देखिए यहां पे इसको हम अब डेल्टा पी को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो जैसे बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी में क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही आप करते हैं ना। अरे चेंज इन वेलोसिटी बोलेगा, जिसे आपको क्या बोलता है कि भाई साहब डेल्टा भी क्या होगा, तो क्या बोलते हो, जो भी फाइनल होगा माइनस भी इनिशियल, यही बोलते हो ना। उसी तरह से ये चेंज इन मोमेंटम, तो जो फाइनल मोमेंटम, पहले इनिशियल मोमेंटम क्या था P1 था, फाइनल मोमेंटम क्या हुआ P1 डैश हो गया। तो अब क्या लिख सकते हैं यहाँ कि डेल्टा तो हट जाएगा, क्योंकि चेंज मोमेंटम में क्या कर रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, तो P1 डैश माइनस P1 इज इक्वल टू माइनस एफ डेल्टा टी। इतना समझ आ रहा है ना। चलिए अब इसी तरह से आप कीजिएगा कि आप P1 को, ये P डैश को यहीं पर रहने दीजिए, P1 डैश इज इक्वल टू, ये माइनस को ये साइड लेके चले आइए, ठीक है, ये साइड लेके चले आइए। तो क्या हो जाएगा, P1 डैश इज इक्वल टू माइनस एफ डेल्टा टी, आइए प्लस
P1, यही आ जाएगा, यही आएगा ना। चलिए तो अब हम ये पहला को, ये हम पहला बोल देते हैं कि पहला सोल्व कर दे भाई, पहला पार्ट्स को हम सोल्व किया। अब ये सेकंड पार्ट्स को f इज इक्वल टू डेल्टा पी वाई डेल्टा टू, बस सेम इसी तरह से इसे भी सोल्व करना है। तो अब कैसे करना है, अब यहाँ पे देखिए माइनस नहीं होगा, f है तो f इज इक्वल टू डेल्टा P2 बाई डेल्टा t। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, त्रिज्या गुना तिरछा गुना जो होता है, ये तो क्या हो जाएगा P2 या f डेल्टा t इज इक्वल टू डेल्टा P2। अब इसी तरह से सोल्व कीजिए, f डेल्टा t इज इक्वल टू P2। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। अरे शुरू में इनिशियल इसका मोमेंटम ये था, तभी तो मोमेंटम में चेंजिंग आया तो कुछ और बड़ा, जैसे बोलता है कि 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, उसके बाद आगे चल के 7 मीटर पर सेकंड है, तो जो बाद वाला वेलोसिटी वही फाइनल वेलोसिटी हुआ। उसी तरह से इनिशियल मोमेंटम ये, फाइनल मोमेंटम ये, तो P2 डैश हो गया, तो फाइनल मोमेंटम P2 डैश माइनस P2, यही होगा। अब इसको सोल्व कीजिए, क्या कीजिएगा, P2 डैश इज इक्वल टू ये सर लेके चला है f डेल्टा t प्लस P2, यही आएगा ना। अगर ये P2 को ये सर लेके चला है तो f डेल्टा t माइनस का ये सर तो प्लस P2, इसको सिर्फ अरेंज करके लिखे, ठीक है। अब ये आ गया दो इक्वेशन। अब यहाँ पे क्या इसको बोलते हैं, ये 2 लिख देते हैं। अब क्या कीजिएगा भाई साहब, एडिंग कीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, क्योंकि हमको प्रूफ करना है कि भाई दोनों बराबर होता है या नहीं होता, यही तो प्रूफ करना है ना। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐड कर देना। तो ऐड कैसे करोगे, ठीक है। अब इसको ऐड कैसे करोगे, तो यहां पे देखो P2 और P1 को कैसे ऐड करना है, सिंपल से पहले लिख लीजिए P2 डैश, ठीक है, और यहीं पे हो जाएगा जी। चलिए ऊपर कर दें, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ऐड इक्वेशन 1 and 2। अब कैसे ऐड करोगे, सिंपल से जैसे ऐड कर तो P2 डैश इज इक्वल टू f डेल्टा t प्लस P2। अब P1 डैश इज इक्वल टू f माइनस f डेल्टा t प्लस P1, यही लिखोगे। अब यहाँ पे से देखिए, अब इसको सोल्व कीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा रिजल्टेंट, प्लस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा P2 डैश प्लस P1 डैश, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इसको सोल्व कर माइनस f डेल्टा t प्लस f डेल्टा t, तो माइनस प्लस कैंसिल, अब ये कितना बच गया P2 प्लस P1, ये क्या गया। अब इसी को अरेंज करके लिख दो तो क्या लिखोगे, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P1 डैश प्लस P2 डैश। क्या होगा, प्रूफ हो गया कि नहीं, हुआ प्रूफ, अरे प्रूफ हुआ ना। P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P1 डैश प्लस P2 डैश, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P1 डैश प्लस P2 डैश। इसको ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, सिर्फ क्या अरेंज किए, कुछ नहीं किए, बस बराबर की इस साइड था दूसरी साइड लाके सब अरेंज सिर्फ किए। तो ये इक्वेशन सिर्फ यही निकालना था कि भाई साहब कि जो फोर्स लग रहा है दोनों ऑब्जेक्ट के लिए कितना फोर्स लग रहा है, और जो फोर्स लग रहा है वो मोमेंटम में चेंजिंग कितना का आ रहा है, और कैसे हम मोमेंटम चेंजिंग को हम लिख सकते हैं। ये तो बता रहे हैं, इसको बताने वाले लैंग्वेज को मैथमेटिकली कैसे हम लिख सकते हैं, बस यही इसमें खेला। ये क्या फिर उसको तो मैथ्स ही हो गया ना जी, ये सिर्फ इक्वेशन को सोल्व करना था। पहला को इक्वेशन को सोल्व किए, दूसरा को किए, जो रिजल्टेंट आया मोमेंटम के बराबर आ गया। आप लोग को समझ में आया कि कैसे मोमेंटम कंजर्व होता है। दोनों मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, दोनों सेम आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन मोमेंटम, दोनों का सम क्या होता है, सेम होता है। आई होप कि आप लोगों को सभी समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आपको इसका एक्सरसाइज करवाएंगे और इसके अगले क्लास में ग्रेविटेशनल स्टार्ट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।